ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ? 2016 में मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए हरियाणा के गांव गया, तो डाडम गांव में गया। तो वहाँ जाने के बाद मुझे तीसरी क्लास दी गई पढ़ाने के लिए। तो मैं नया था पढ़ाने में, तो बड़ा जोश था मेरे अंदर और मैं हर रोज़ स्कूल जाता, बच्चों को कुछ नया बताता। लेकिन मुझे 10-15 दिन ही हुए थे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ रहे या कुछ काम करके लेके नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप काम करके क्यों नहीं लेके आ रहे? तो बच्चों ने कहा कि उनके पास नोटबुक नहीं है काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, घर वालों को बोलो नोटबुक दिलाएं। तो मैंने ज़्यादा सख्ताई करी, तो महीना हुआ, तो महीने में कुछ बच्चे अब स्कूल ही नहीं आ रहे। तो स्कूल नहीं आ रहे तो मैंने फिर कांड फाइंड किया, तो बच्चों ने बताया कि नोटबुक नहीं है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, कुछ बच्चे नहीं आ रहे तो उनको मैं नोटबुक दे देता हूँ। तो मैंने नोटबुक खरीदी और पेन पेंसिल खरीदे, बच्चों को दिए, बच्चे बड़े खुश। और वो जिन बच्चों को सामान दिया तो वो काम करने लगे। तो बच्चों की प्रवृत्ति क्या होती है कि उनको कोई भी चीज अगर आप देते हो तो वो सभी बच्चों को बताते हैं, खुश होकर दसते हैं, हाँ भाई संदीप सर ने हमें ये दिया। सारी क्लास के बच्चों को पता लगा। अब बच्चे मेरे पास आने लगे, सर आपने तो मुझे नोटबुक नहीं दी, मेरे पास भी नोटबुक नहीं है। तो मैंने अपनी क्लास के बच्चों को, सारे बच्चों को सामान दिया। तो धीरे धीरे करते क्या हुआ कि हफ्ता 10 दिन हुआ कि दूसरी क्लास के जो बच्चे हैं वो भी मेरे पास आने लगे, सर मेरे पास भी नोटबुक नहीं है, मेरी मम्मी दिलवा नहीं रही, पापा नहीं दिलवा रहे। तो मुझे तो लगा कि भाई ये तो बड़ी समस्या ले ली मैंने। अब 10, 15, 20 बच्चों को दिला सकता हूँ, सभी को तो मैं नहीं दिला सकता, तो होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये बात मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर की। तो बच्चों ने कहा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि 8वीं तक की तो शिक्षा फ्री है सर्व शिक्षा अभियान में, तो उन बच्चों के पास तो ये चीज होनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि कोई हेड टीचर गड़बड़ कर रहा है इसमें। तो मैं अगले दिन स्कूल आया, मैंने अपने हेड सर से बात की, माँ सर इन बच्चों को तो आप नोटबुक देते ही नहीं हो। तो हेड सर ने कहा भाई हमारे पास आती ही नहीं तो हम कहाँ से दें? कह रहा हमारे पास तो किताबें आती हैं, हम इनको दे देते हैं, राशन आता है हम इनको दे देते हैं, लेकिन जो स्टेशनरी का सामान है, जो नोटबुक है या जो ड्रेस के जो पैसे हैं, इनके खाते में जाते हैं और वो हर क्लास के अलग अलग होते हैं। 250 रुपये से शुरू होते हैं, 1200 रुपये क्लास के हिसाब से आते हैं। तो करें इनके जो पेरेंट्स हैं उनको देते ही नहीं है, तो इसलिए बच्चे के पास ये सामान नहीं होता। मैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो मैं बच्चों के साथ मिलकर उनके घर गया। तो मैं घर गया तो मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन पेरेंट्स से मैं ये पूछ सकूं कि भाई ये जो 1000 रुपये आपके पास आते हैं, आप इन बच्चों को ये सामान क्यों नहीं दिलवा रहे? क्योंकि जिस घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बड़ा मुश्किल है, उसमें आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, तो वो मुझे लगता है कि फिजूल की बात है। क्योंकि ज़्यादातर वो जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, मतलब उसमें खनन का काम होता है। तो जब मजदूरी करते हैं वहाँ के लोग, तो जब ऊपर से पहाड़ गिरते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान गई हुई है वहाँ। भी उसी इलाके तो बिलोंग करते हो? हाँ जी, मेरी तहसील वहीं लगती है। तो
फिर जब मुझे ये पता लगा कि ज्यादातर बच्चों के फादर ही नहीं है, वहां जाके मुझे पता लगा तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का। फिर देखो उनके फादर नहीं है, ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये वहीं काम करेंगे या फिर इनको काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ खेतों में भी तभी कुछ होता है जब बारिश होती है। मैं इनका क्या होगा। तो मैं वापिस आया, वापिस आने के बाद मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रही। यहाँ तो हम सुविधाओं की बात करते हैं कि हम ये लेंगे, हम बढ़िया कॉपी लेंगे, हम इस कंपनी की ये कॉपी लेंगे, हम इस कंपनी का ये पेन लेंगे, और यहाँ पे तो इनके पास बेसिक रिसोर्स ही नहीं है। यानी बेसिक रिसोर्स की कमी की वजह से बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो 10-15 दिन हुए कि ये जो थॉट है मेरे दिमाग में गहरा होता चला गया, मतलब एंजाइटी होने लगी। मैं उसी के बारे में सोचने लगा। मैंने अपने दोस्तों से बात करी, भाई मेरे को ऐसा हो रहा है, तो उसने कहा कुछ नहीं होता है, एक आध बार। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी कि आप ये किताब पढ़ो। बहुत अच्छी किताब थी। उस किताब में लिखा हुआ था कि मतलब आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं आप उसको फाइंड कर लो, आप भेड़ चाल में आप मत चलो। और मैं सोच भी वही रहा था कि भाई ये चीज़ क्या हो रही है, इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो बस मैंने भी ये चीज़ सोच ली कि मैंने जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। और उस समय मेरा मन ये कर रहा था कि इन बच्चों के लिए ये रिसोर्स का प्रबंध करना है। तो मैं वहाँ से सब छोड़ छाड़ के वापस अपनी फैमिली के पास आया। चंडीगढ़ में मेरे भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ आया तो घर वालों ने जैसे मुझे देखा कि भाई आप यहाँ करने के आए हो, भाई आपका जीवन है, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप आगे बढ़ो, फिर शादी करो, बच्चे करो, अपना जीवन जियो, और आप कह रहे हो कि चीज़ करनी ही नहीं है। आपका तो ट्रैक ही दूसरा हो गया कि मैं इन बच्चों को सामान दूंगा, और सामान देना भी है तो ठीक है आप दे दो कुछ बच्चों को। देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के हैं, कितने बच्चों की समस्या का समाधान करोगे। मान लीजिए मैंने तो ये करना है। अब वो चीज़ मेरे में बढ़ती चली गई, मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब रहने लगा। मुझे हॉस्पिटल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा भी इसके सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने दवाइयाँ लिखी, बार बार मेरी काउंसलिंग होने लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार तो हूँ ही नहीं, मेरा तो थॉट है, बस उस थॉट पे काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़्यादा होने लगी। तो फिर डॉक्टर ने भी कहा भी कुछ आप मोटिवेशनल चीज़ें देखो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो ताकि दिमाग को आपको रिलैक्स हो। तो फिर घर वाले कहते भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखो। अब कोई रिश्तेदार आ रहा है, कह रहा आपका बच्चा पागल हो गया है, आप इसकी वहाँ काउंसलिंग कराओ। कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, कभी किसी बाबा के पास लेके जा रहे हैं, भी वहाँ गया किसी ने कुछ करवा दिया। मतलब सारी चीज घर वालों ने की जो उनको। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ? मैं आपको 3 दिन में मैं खाना खाता था। मेरे दिमाग में एक ही थॉट चलता था कि उन बच्चों को किताबें दिलानी। इसके अलावा मेरे दिमाग में ना मैं दोस्तों से मिलता, मैं किसी से कुछ नहीं मिलता। मैं अपने कमरे में रहता, सारा दिन मैं यही सोचता कि कैसे किताबें दिलानी है। जब आप एक ही कमरे में रहते हो और यही थॉट आता है तो आपके आसपास वाले लोग यही सोचते हैं भी कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई बीमारी है। अब मेरे रिश्तेदार आते कहते भी दिमाग की भी बीमारी होती है, आजकल ये ज़्यादा चल रही है। तो घर वाले भी बड़े परेशान थे। तो जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू किया तो उसमें से एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बताया कि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे आप किसी भी फेज में हो, आप उन समस्या को लिखो और उस समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर ही होता है। तो मुझे लगा कि कोई तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। एक आदमी है जो समस्या की बात कर रहा है, मैं उसको सुनना मैंने शुरू किया। तो मैंने उस समस्या को लिखना शुरू किया। पहले तो मैंने समस्या फाइंड की कि समस्या है कि बच्चों के पास शिक्षा का बेसिक रिसोर्स नहीं है, किताब पेन पेंसिल ये नहीं है, मुझे इसका समाधान चाहिए। मैं अपनी डायरी में लिखता कि बच्चों के पास बेसिक रिसोर्स नहीं, इसका समाधान चाहिए। तो मैं लिखता गया 1 2 3 4 5 7 10 15, मतलब मैं एक ही चीज़ को लिखता गया। अब मैं एक ही चीज़ को लिख रहा हूँ तो मेरे घर वालों को विश्वास हो गया कि भाई ये लड़का हाथ से गया, अब इसको किसी न किसी पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो रिश्तेदार, अब जब रिश्तेदार ये बात सुनते हैं तो रिश्तेदार आना शुरू हुए, भी बच्चे को क्या हो गया, कल न कुछ हो ना जाए तो इसे हम पहले ही मिलने बच्चे से जाके। तो वो सिलसिला जारी है। अब घर वाले तो आपको कह ही रहे हैं, आपको ऊपर से रिश्तेदार अलग से कह रहे हैं, और अब लेवल क्रॉस हो चुका था सारी बातों का। तो ये चीज़ बढ़ती गई। तो एक रात को करीबन 1 बजे का समय होगा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मेरी डायरी खत्म हो गई है। तो मैंने देखा कि अब घर वालों ने भी कहा भी आपको और किताबें नहीं मिलेंगी, नोटबुक नहीं मिलेगी, डायरी नहीं मिलेगी। तो मैंने अपनी पुरानी चीज़ें ढूंढनी शुरू की। तो मैंने देखा कि मेरी एक नोटबुक रखी हुई है, तो नोटबुक में कुछ पेज भरे हुए कुछ खाली हैं।
तो मैंने जो खाली थे वहाँ लिखना शुरू किया, और जैसे ही मैंने उसमें एक लाइन लिखी तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मेरी जो ये नोटबुक है आधी भरी है आधी खाली है, खाली पेज निकाल लेता हूँ। ऐसी मेरी 4-5 नोटबुक होंगी। तो मैं धीरे धीरे मैं फटाफट से मैं ऐसे ढूंढने लगा, तो एक नोटबुक और मिली मेरे को। तो मैंने कहा कि 2 नोटबुक मिला के या एक नोटबुक और मिला के 3 नोटबुक हैं तो नई नोटबुक बन सकती है। माँ पेज तो निकाल लिए मैंने। तो फिर मुझे लगा कि अब सुई धागे से इसको सीलते हैं, क्योंकि बाइंड करना तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं फटाफट से देखा, मैं सुई धागा मैं ढूंढने लगा। तो मैं अपनी मम्मी के कमरे में आया, तो मेरी मम्मी मतलब ऐसे मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मुझे सुई धागा चाहिए। अब मेरी मम्मी खड़ी हुई, लाइट जलाई, तो मैं सामने देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी की आंखों में मतलब आंसू आ गए कि मतलब बच्चा इतना परेशान है, इसको ये भी नहीं पता कि सुई धागे का करेगा क्या। अब उन्होंने मुझे सुई धागा दिया, अब मेरे पास बैठ के अब उनको लगा कि भाई सुई धागे से कुछ गलत ना कर ले। तो मतलब उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब आपकी मम्मी आपके सामने है और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे बोल नहीं रही कुछ, क्योंकि एक जवान बेटा है आपका, और आप मतलब सभी लोग उसको ये करें कि वो पागल हो गया है, एक ही चीज सोच रहा है। तो आ रहे हैं, और देखो मेरे दिमाग में आंसुओं का कोई फर्क नहीं है। कितनी उम्र थी थोड़ी उस वेले? मैं 22-23 साल का, 23 साल आप लगा लो मेरी उम्र। तो 23 साल की उम्र में जब एक माँ ऐसा देखती है तो फील तो होता ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। मैं खुश हो रहा हूँ कि मुझे एक नोटबुक मिली है। अब मेरे दिमाग में आया कि ऐसी नोटबुक बनाऊंगा और मैं बच्चों को दूंगा। जैसे ये थॉट आता है तो मेरे हाथ में पेन होता है, बोल पेन होता है। अब मैं उस पेन को देखता हूँ, मैं फटाफट से उसको खोलता हूँ। खोलने के बाद मैं उसकी रिफिल देखता हूँ, ये तो खत्म होने वाली है। फिर दिमाग वहीं चलता है, ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, इसके अंदर जो रिफिल है वो 1.5 रुपए की है। जब रिफिल खत्म होती है तो पेन को हम फेंक देते हैं। 10 रुपए में से 1.5 रुपए इस्तेमाल किया, 8.5 रुपए तो हमने इस्तेमाल नहीं किए। तो ये भी बड़ा अच्छा है, मुझे और खुश होने लगा ज्यादा। मैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो पहले नोटबुक मिली, फिर मुझे पेन मिला, फिर मुझे लगा कि मेरी किताबें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, अब वो तो किसी काम की नहीं है, तो अलमारी में रखी हैं, हम उसको बेचते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे घर की जो रद्दी है ये शिक्षा का जरिया बनेगी। उसी टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया, रद्दी से शिक्षा। मैं लोगों के घरों की जो रद्दी है उसको मैं इकट्ठा करूंगा और मैं उसको शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। नेक चंद ने रद्दी इकट्ठी करके रॉक गार्डन बनाता। हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ रद्दी इकट्ठी करके बच्चों ਨੂੰ पढ़ाਉਣ तुर पे। हाँ, मतलब वो एक आइडिया जनरेट हुआ। मतलब मैं इस चीज को सोच के बड़ा हैरान हूँ कि मेरे पास आइडिया नहीं था, मेरे पास समस्या थी। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने बात कही कि समस्या को लिखो, समाधान उसी में है। बेसिक रिसोर्स नहीं है बच्चों के पास, और जो बेसिक रिसोर्स है उसमें मुझे समाधान मिला। मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने देखा अपनी मम्मी को, मैंने बड़ी जप्पी पाई, माँ जी मुझे समाधान मिल गया, अब मैं रद्दी से शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। अब अगले दिन संडे, घर वाले सारे दिन छुट्टी का माहौल, तो मेरे भाई के बच्चे भी 2, तो मैंने कहा भी मैं लोगों के घरों से रद्दी इकट्ठी करूंगा। अब लोग मेरे घर वाले परेशान होते, उस दिन वो हंसने लगे, कर आप रद्दी का काम करेगा, मतलब हमारे घर में रह के सारी सुख सुविधाएं हैं आपके पास, और आप कह रहे हो कि मैं लोगों के घरों से रद्दी इकट्ठी करूंगा और उसको मैं जो है बेचूंगा भी नहीं, उसको मैं गरीब बच्चों में बांटूंगा। मतलब आपने हमारी नाकी कटवानी थी। तो मुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं है। तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो ये काम करना है। तो मेरे घर वालों ने बड़ा कुछ कहा, अभी तुमने ये नहीं करना, ये करना है। मतलब वो एक हफ्ता बड़ा टफ रहा मेरे लिए। तो मैंने ये सोचा कि इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ मेरे विचार का, फिर वो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर मेरा दोस्त बन गया, क्योंकि वही तो मेरी बातें सुने। अब मेरे दिमाग में उसने कहा कि आपको बहुत चैलेंज आएंगे, आपको घर वाले ये कहेंगे, वो कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया। अब मैं उसकी बात सच मानूं, माँ मुझे लगा घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि मेरी बात बन नहीं रही, तो मैंने परेशान होकर, घर वाले भी कहते कि घर छोड़ दो। अब मैं हर बात को कनेक्ट वहां से कर रहा हूँ कि घर छोड़ दो, उसने भी बोला था घर छोड़ दो, अब घर छोड़ना पड़ेगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ मोटिवेट करता, जो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। आप इसको माइंड वॉश भी ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंस में हो तो माइंड वॉश भी हो सकता है। तो मैं उस तरीके से जा रहा था, मुझे पर उसके सर्कमस्टांसेस कुछ और भी हो सकते थे। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो कि कोई परेशान है तो वो उसको दूसरे तरीके से भी ले सकता है, लेकिन यहाँ मेरे में क्या हुआ कि मैं उसमें पॉजिटिव हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ठीक है, मैंने 2-4 बैग अपने कपड़े पैक किए बैग में, मैं चला गया, मैं छोड़ता हूँ। रात का टाइम है, तो मैं घर से बाहर निकला, तो
अब मैं सोच जाऊँ कहाँ मैं। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैंने तो घर छोड़ दिया, अब मैं जाऊँ कहाँ, करे घर कौन छोड़ता है, आदमी अब पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, घर परिवार के लिए कमाता है, और वहीं छोड़ दिया, कह रहा वापस घर जाओ। मुझे लगा कि दोस्त भी साथ नहीं दे रही। तो मैं रात को सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे मैंने पूरी रात बिताई। घर वाले परेशान, वो दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं। फिर दोस्त का फ़ोन आया अगली सुबह मुझे कि आप कॉलेज आ जाओ, 11 के कॉलेज। तो मैं यहाँ के पे गवर्नमेंट कॉलेज है 11, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपना विचार वहाँ रखा कि ऐसे करेंगे, तो दोस्त हंसने लगे, कह रहा भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम पढ़ लिख के अपना काम करेंगे, हम लोगों के घरों से रद्दी क्यों उठाए, एक अनपढ़ आदमी का काम है रद्दी उठाने का। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे काम अकेले करना चाहिए। तो मैं हेड सर के पास चला गया, वहाँ प्रिंसिपल के पास, JS सहगल प्रिंसिपल थे। तो मैंने उनको कहा सर मुझे आपके कॉलेज के जितने भी जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को मैं फ्री में किताबें दूंगा। तो कहते बड़ी अच्छी बात है भाई, आप तो बड़े देवता आदमी हो, तो गरीब बच्चों को किताबें दोगे। कह रहा कहाँ से आए हो? तो माँ जी मैं तो यहीं से आया हूँ। कह रहा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, कोई NGO से आए हो, कोई डिपार्टमेंट से आए हो? माँ सर मैं NGO से आया हूँ। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि NGO होती क्या है, मतलब वैसे ही मेरे मुँह से निकला कि मैं NGO से आया हूँ। तो कह रहा ठीक है आप अपने लेटर हेड पे लिख के लेके आओ, भाई हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं वापस आया। अब मुझे ये ना पता चले NGO क्या है। अब वहाँ से किसी से पूछा तो एक सोशियोलॉजी के सर, उन्होंने बताया भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये होती है। धीरे धीरे पता लगा, तो इस पे हमने काम किया। तो मैं सर के पास गया, वहाँ मुझे परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद मैंने 3 दिन की कैंपेनिंग की। मैं अकेला कैंपेनिंग करने वाला हूँ। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ कहा बच्चों को, देखो आप आगे बढ़ रहे हो, अपने सपने पूरे कर रहे हो, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपकी किताबें रद्दी का ढेर बनेंगी। आप दूसरे बच्चों का भी सपना जो है पूरा कर सकते हो, सिर्फ अपने घर की रद्दी देखिए। इसे रद्दी का जरिया ना बनाए, इसे शिक्षा का जरिया बनाए। 3 दिन कैंपेनिंग की, 15 बच्चे मेरे पास आए किताबें लेने के लिए, और सिर्फ 3 किताब आई मेरे पास। अब मुझे लगा ये तो समस्या ले ली। 15 बच्चों की जो किताबें हैं, सेकेंड हैंड किताबें की मैंने बात की, क्योंकि नहीं तो मैं दिलवा भी नहीं सकता हूँ। तो वो 35,000 रुपए की किताबें। अब 35,000 रुपये मैं कहाँ लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही खाने का कुछ नहीं है। तो मुझे लगा भी ये तो बहुत बड़ी समस्या ले ली मैंने, ये तो शर्म वाली बात है। मैं फिर वापस घर आया। कहते हैं ना इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, आखिर आपका जो ठिकाना है वो घर ही ठिकाना है। तो मैं घर गया, तो मैंने घर वालों को कहा, घर वाले कहते हैं हाँ भी आ गया, उतर गया अपना भूत सर से। हाँ जी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे से गलती होगी, गलती ये हुई कि मैंने बच्चों से कमिटमेंट करी है। तो वो सारे गरीब बच्चे हैं, मतलब जो खरीद नहीं सकते, उनको किताबें खरीदनी है, फिर आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो घर वालों से मैं 35,000 रुपये लेके आया। मेरी मम्मी को लगा भी 35,000 में पीछा छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा घर आ रहा है, क्या पता ये सही ट्रैक पे ही आ जाए। तो मैं 35,000 रुपये लिया, मैंने प्रोग्राम किया कॉलेज में, और बच्चे बड़े खुश हुए। प्रोग्राम होने के बाद 1 घंटा वो बैठे रहे, उन्होंने बताया हम ये किताब ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, मतलब मुझे पता नहीं चला। फिर मैं वापस घर आया, मैं सोचता रहा वो बच्चे कितने खुश हैं, उनके पास कितनी किताबें हैं, और मैंने कॉलेज की किताब दी है, जबकि मैं स्कूल की किताबों की बात शुरुआत तुसी 11 सेक्टर दे कॉलेज तो की। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ से आप घर वाले कहते ठीक है भाई अब वापिस जाओ आप वहाँ। तो मुझे हफ्ते का टाइम चाहिए। तो मैं फिर क्या करूँ, मैं फिर अपना लेक्चर सुनूं, मोटिवेशनल सेशन। तो उसने कहा भाई आपको हार नहीं माननी, आपने जो प्रण ले लिया आपने उस पर टिके रहना है। अब मैंने कहा भाई ये दिक्कत होगी, अब मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने फाइनली सोच लिया, माँ कुछ भी हो जाए, जीवन का एक ही उद्देश्य है, बस शिक्षा के बेसिक रिसोर्स पे काम करना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना बैग पैक किया और मैंने घर वालों को कहा भाई मैं घर छोड़ रहा हूँ। अब मेरी मम्मी बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा भाई तो तुम्हारा रोज का ड्रामा है, पैसे भी लेगे तुम, और अब कहते फिर जाऊंगी। अब मेरी मम्मी ने कहा कि आप लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाओ, मैं घर में दोबारा नहीं आऊंगा। तो मैंने जोश में लक्ष्मण रेखा खींच दी, मम्मी मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये तो पूरा फिल्मी सीन हो गया ना। हाँ मतलब पूरा फिल्मी सीन है। अब घर वाले भी परेशान हो गए ना, घर वाले भी क्या करें, आपको कितने देर तक आप बिल्कुल टॉलरेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर वाले गलत हैं, मेरे घर वाले अपनी जगह बहुत सही हैं। हर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, बिल्कुल बच्चा गलत सोच रहा है, लेकिन मैं भी सही हूँ अपनी जगह, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा थॉट हावी है।
तो मैं जब तक मेरे थॉट का समाधान नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो सकता हूँ। तो हो सकता है वहाँ हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि घर वाले इमोशन में थे, मैं थॉट में था, तो वो चीज नहीं बनी। अच्छा, फिर लक्ष्मण रेखा खिंचन तो बाद की होया? फिर मैं ऐसे ही मैं चलता गया, मैं दोस्त के पास रहता, मैं सुबह उठता। मैं एक दिन गलती से 42 कॉलेज पहुंच गया, गर्ल्स कॉलेज पहुंच गया। तो गर्ल्स कॉलेज में वहां मुझे 2 लड़की मिली, एक का नाम है रजनी, एक का नाम है रमन है। तो मैंने उनको कहा, माँ जी ऐसे मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं ऐसे बच्चों को देना चाहता हूँ। तो लड़की कही आपका तो बहुत अच्छा काम है ये, कही कितने बच्चे पढ़ेंगे इससे? तो रजनी लड़की, उसने कहा कि मैं ये कॉलेज में करवा सकती हूँ। मैं, आप कैसे करवा सकते हो? उसने कहा कि मैं एनएसएस की हेड हूँ कॉलेज में, करीब 800 बच्चे हैं मेरे अंडर। माँ जी मजा आ जाएगा फिर तो। माँ चलो जी चलते हैं। तो वहाँ उनके जो सर थे, नेमी चंद गुलिया सर हैं, आज एक अफसर है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा भी बहुत अच्छा है ये तो वो गलती से हमारा कैंपेन वहाँ चल गया और वहाँ हमने 7 दिन का वो कैंपेन चलाया और हमारे पास इतनी किताबें आई, उन किताबों को रखने की जगह नहीं है हमारे पास। अब देखो, एक समस्या का समाधान हुआ, किताबें आई, लेकिन दूसरी समस्या आ गई। क्यों समस्या का? किताब कहाँ रखे? देनी किसको रखेगा? सबसे पहले तो रखने की प्रॉब्लम है। तो फिर ये सोचा, मुझे लगा कि मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, अपने रोजगार के लिए भी कोई काम करना चाहिए। तो ऐसे में घूम रहा हूँ, तो घूमते घूमते मैंने देखा कि एक जगह कैंप लगा हुआ है, वो जो बच्चे देख नहीं सकते उनके अवेयरनेस का कैंप है। मैं वहां गया, मैंने जाते सिर्फ एक ही बात पूछी, माँ भी मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है चंडीगढ़ की। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो? मैं ये करता हूँ। कहा ठीक है जी, हमारे पूरे महीने में 4 कैंप लगेंगे, हर सप्ताह एक कैंप लगेगा, बाकी आप फ्री हो। और आप मानोगे उस टाइम उन्होंने बताया कि आपको 4000 रुपये मिलेंगे। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने नए गांव में एक ऑफिस ढूंढा उनको किताबें रखने के लिए। मुझे 3000 रुपये में वो जगह मिली किराए पे। मुझे लगा कि 1000 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, 3000 मैं यहाँ पे रेंट दूंगा। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई और वहां से किताबें इकट्ठी करनी शुरू हुई। फिर हम स्कूलों में गए, हमने किताबें बांटनी शुरू की। फिर वो जरिया जो है चलता गया। अब चलते चलते किताबों की संख्या बढ़ने लगी। अब जिस कंपनी में मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उन्होंने देखा कि लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा जी मेरा काम नहीं चला, मुझे 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ा दो। अपने रोजगार ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ भी जारी रखी। मतलब दोनों चीज होगी उसमें, क्योंकि जाना भी 4 ही दिन है। अब वो बड़े अच्छे इंसान थे जहाँ मैं काम करता था। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए जिसमें मैं अपना खाना खा सकूं और एक मेरा ऑफिस है, इसका मैं रेंट दे सकूं। मैंने एक जगह कमरा रेंट पे लिया, तो वो मान गए। मानते मानते क्या हुआ, अब लोग मुझे फोन करने लगे। अब किताबें कैसे उठाऊं? कभी किसी की साइकिल मांगू, कभी किसी की एक्टिवा मांगू, कभी कोई वॉलेंटियर आ जाए उसकी कार मिल जाए। अब रोज तो नहीं मिलेगी। अब फिर कहा कि पुरानी एक्टिवा चाहिए, क्योंकि एक्टिवा के बिना किताबें आएंगी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। फिर हमने पता किया कि सबसे सस्ती एक्टिवा 12,000 रुपए की है। अब वो 12,000 रुपए में ऐसे लग रहे कि 12 लाख रुपए हैं। तो फिर देखा कि आजकल मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस डालते हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं। तो मैंने, लोग तो ऐड ही थे मैं मेरे साथ, तो मैंने स्टेटस डाला, भाई हमें ऐसी दिक्कत आ रही है, हमें 12,000 रुपये चाहिए। तो 5-6 हज़ार रुपये किसी ने हमें भेज दिए, तो कुछ हमें मिला के हमने 12,000 रुपये में वो एक्टिवा खरीद ली। तो एक्टिवा से मैं किताबें इकट्ठी करने लगा, तो वो किताबों की संख्या जो है बढ़ती चली गई। अब इस दौरान मुझे एक शख्स मिले, उसने मुझसे पूछा भाई आप कैसे इस चीज़ों को रनिंग करते हो? तो मैंने कहा सर मैं ऐसे है, बड़ी मुश्किल है, मैं एक समस्या आती है फिर दूसरी आ जाती है। मैं अब ऑफिस लिया था, कमरा तो भर गया किताबों से, किताबें बढ़ रही हैं, अब बड़ी जगह चाहिए, अब क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि मेरी ये कंपनी है, आप टिफिन सर्विस शुरू कर दो, छोड़ो नौकरी को, आपको रोजगार मिल जाएगा। माँ जी मेरे को खाना नहीं बनाना आता, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक खाना बनाने वाला रख लो, एक देने वाला रख लो, वही बर्तन धो देगा, आपका खाना सप्लाई कर देगा। आप देखो जो एक्टिवा पे मैं किताबें ढोता था उस पे वो खाना देने जाता था। तो मैंने तो अगले दिन ही शुरू कर दिया। तो उसमें कोई ज्यादा एफर्ट हमारे लगे नहीं। तो अगले दिन शुरू हुआ तो 200 लोगों को खाना देना। अब बहुत अच्छी इनकम हो रही थी उसमें। वो खाना बनाने वाला ही सब्जी लेके आता, मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे खाना भी अच्छा मिलता। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हमने जो है बड़ा ऑफिस लिया, बड़ा ऑफिस में हमने सेटअप किया, लोग हमसे जुड़ते चले गए। तो वो जो मेरा खुद का रोजगार भी हो गया। फिर आ गया कोरोना। कोरोना टाइम में अब क्या हुआ कि आप ऐसे जा नहीं सकते कहीं पे,
अब इसमें जिसको जरूरत थी उसकी भी, जिसको जरूरत नहीं थी उसकी भी, दोनों की रिक्वायरमेंट हमारे पास आने लगी। तो एक्टिवा से अब काम शुरू हुआ नहीं, क्योंकि एक्टिवा छोटा है, अब हमें गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे साथ लोग भी काफी जुड़े। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਪੇजेस ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਅਰ ਪੇजेस, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਰੀਫਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲकुल यूज ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? हमें कोई भी चीज डोनेट कर सकता है। हम एक्टिवा के थ्रू हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाए बहुत जगह कि आप अपनी पुरानी, हमने डेमो दिखाए लोगों को इस तरीके से हम बनाते हैं। पहले खाली नोटबुक आती है, खाली आधी भरी आधी खाली होती है, खाली पेज निकालते हैं, फिर वो कटिंग के लिए जाता है। कटिंग होने के बाद वापस हमारे पास आता है, फिर हम उसको स्पाइरल बाइंडिंग या बाइंड करते हैं और उस तरीके से हम चीजें बनाते हैं। अब मान लो कटर है, कटर का क्या इस्तेमाल होता है? कटर का आप मानोगे दो ही चीज होती है कटर में, एक तो उसकी बॉडी होती है, एक उसके ऊपर वो ब्लेड होता है। मान लो किसी की बॉडी डैमेज है, उसका ब्लेड ठीक है, किसी का ब्लेड डैमेज है, उसकी बॉडी ठीक है, उसमें सिर्फ एक पेचकस लगता है। 35 रुपए का पेचकस आता है, उसकी बॉडी निकाल के उसमें चढ़ा दो, उसका कटर निकाल के उसमें चढ़ा दो, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, एजुकेशन मुहैया कराई, किन्ने बच्चे ने? अभी तक हम लगभग 1.5 लाख से ज्यादा किताबें बांट चुके हैं। अभी एरिया की हम बात करें तो हम चंडीगढ़ का, आप स्लम एरिया की बात करेंगे तो चारों तरफ स्लम एरिया है। एक तरफ आप लगा लो धनास है, धनास का स्मॉल फ्लैट है जहाँ 8,000 से ज्यादा फ्लैट है। दूसरी तरफ आप लगा लो राम दरबार है, मोली जागरा है, मनी माजरा है, पंचकुला में ओल्ड पंचकुला है, मोहाली में जगतपुरा है, बारदाना कॉलोनी है सेक्टर 26 में, शास्त्री रेलवे लाइन के पास शास्त्री कॉलोनी है। ये है स्लम एरिया। स्लम एरिया के बाद चंडीगढ़ के स्कूल भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली स्लम एरिया के ही बच्चे आते हैं, या फिर मोहाली के स्लम एरिया के बच्चे आते हैं, पंचकुला के बच्चे आते हैं। इन सारी जगह को हम कवर करते हैं। दूसरी चीज, हम जैसे बेसिक रिसोर्स पे काम करते हैं, बहुत सारी एनजीओज बच्चों को पढ़ाने पे काम करती हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाती हैं इवनिंग में 2 घंटे 4 घंटे, तो उनके पास भी हम जाते हैं कि भाई आपको सामान की टेंशन नहीं लेनी, सामान हम इकट्ठा कर दें, आपको जो भी सामान चाहिए आप हमें फोन करो, आपके पास वो सामान आएगा। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एक टीचर की और एक बच्चे की एसोसिएशन लंबी होती है, तो टीचर को पता होता है कौन सा बच्चा जरूरतमंद है। स्कूल में जाके लिस्ट लेते हैं, वहां जाके हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। मतलब आप ये देखो कि एक थोड़ी सी चीज शुरू हुई। आज हमारे पास 2 मोबाइल लाइब्रेरी है, मोबाइल लाइब्रेरी के आज हमारे पास 5+ लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी है। पब्लिक प्लेसेस पे लाइब्रेरी बनाई हुई है, कोई भी आओ फ्री में किताब लेके जाओ, कोई ताला नहीं है। आज हमारे पास पाथफाइंडर लाइब्रेरी है, स्कूलों में हम लाइब्रेरी बनाते हैं। चलती फिरती जैसे बताया 2 लाइब्रेरी हैं। 1.5 लाख से ज्यादा किताबें बांट चुके हैं। 1.5 लाख किताबें के आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 200 रुपए एक किताब की वैल्यू है। करोड़ों रुपए की किताब जो रद्दी का ढेर होना था, उसको हम एजुकेशन का जरिया बना रहे हैं। हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में काम करें तो बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो फीस भी नहीं भर सकते। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ फ्री होता है। फ्री नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल में। 8वीं तक की शिक्षा फ्री है। जैसे बच्चा 9, 10, +1, +2 में जाता है, उसकी किताब सरकार नहीं देती है। किताब अगर आप 9th क्लास की किताब की बात करो तो 10 किताबें लगती हैं। 10 है बुक, 20 किताबें होंगी। 20 किताब की मार्केट वैल्यू 4 से 5,000 रुपए की है। 8वीं तक उसको सारी चीज फ्री में मिल रही थी, क्या वो खरीदेगा 5,000 रुपए की किताबें? वो नोटबुक में लिखता था, वो रजिस्टर में लिखता है। हम 110 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं। हर एक बच्चे का एक डोनर है। 110 बच्चे, 110 डोनर है। ठीक है, 110 बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी होती है, लेकिन हमने हर बच्चे का एक डोनर ढूंढ दिया, बिल्कुल आसान कर दिया हमने। इसके साथ हम लगभग 1000 से ज्यादा पूरे साल की एजुकेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें बच्चे को पूरे साल का एक बैग मिलता है, पूरे साल की नोटबुक है, पूरे साल की स्टेशनरी है। तो एक चीज से शुरू होकर चीजें देखो कहाँ चली जाती हैं। ठीक है संदीप जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, पर हुण मैं जांदे जांदे तुहाडे तो ये जानना चाहुंदी हां कि 8 साल बाद हुण थोड़ी फैमिली का की रिएक्शन? हाँ, 8 साल के बाद जब कोरोना का दौर आया तो हमारे बीच में बात वो रुकी। कोरोना के दौर में गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी में ज्यादा पैसा लगना था, तो गाड़ी से पहले मुझे एक टाइटल मिल चुका था कि द बुकमैन ऑफ चंडीगढ़। मेरी फोटो में बहुत वायरल हुई। बड़े बड़े अधिकारियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, बहुत
बहुत शेयर किया इसको। मतलब हर रोज दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आर्टिकल छपा होता था, घर वाले अखबार पढ़ते थे तो बड़े खुश होते थे घर वाले। उसके बाद तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मेरी मम्मी ने उसमें बहुत बड़ी अमाउंट मुझे दी और कुछ हमारे जो डोनर हैं उनसे हमने ली, तो वो हमने गाड़ी ली। तो मैं मतलब 5 साल बाद अपने घर गया। मैं 5 साल बाद मैं अपनी फैमिली से मिला। मतलब आज भी इतनी तकड़ी वो एसोसिएशन है नहीं, क्योंकि मेरा जो थॉट है वो इसी काम में लगता है। लेकिन अब मैं हफ्ते 10 दिन में मतलब अपने घर जाता हूँ, अच्छे से हम मिलते हैं, बात करते हैं। घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि देखो बच्चा जो भी करना चाहता है वो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि घर वालों की खुशी इसमें होती है कि बच्चे की खुशी हो। जरूरी नहीं है कि बच्चा जीवन में वो सारी चीज करे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग होता है। आज भी मैं बहुत अच्छी जीवन जी रहा हूँ, आज मेरा अपना रोजगार है, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ, मैं लोगों से भी मिल रहा हूँ। जो रिश्तेदार मतलब मुझे पागल पागल बोलते थे, अब वो अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखो जुनून हो तो ऐसा होना चाहिए। तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ और किसी भी रिलेशन में चले जाओ, आपको अपना समय और मेहनत दोनों चीज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी साडे नाल जुड़न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरी बात जा रही है, देखो आप सभी पढ़े हैं, लिखे हैं, आपने अपना जीवन इतना बेहतर बनाया है, तो उन किताबों को आप रद्दी का जरिया ना बनाएं। उन किताबों से भी लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं, अपने सपना पूरा कर सकते हैं। तो पढ़ी हुई किताबें रद्दी का नहीं, शिक्षा का जरिया बनाएं। धन्यवाद। सो ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ।